हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग पेडागोजी स्पेशल क्लासेस जो है वो हम कर रहे हैं 12th क्लास के 6th चैप्टर एनसीईआरटी साइकोलॉजी में हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्ट की। यानी आज जो है 6th चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम 7th 8th और 9th 3 चैप्टर आपके बच जाएंगे। फिर हम एनआईओएस का मटेरियल जो है वो शुरू करेंगे डीएलएड वाला। ओके, सो आज डिस्कस करेंगे जी सोशल कॉग्निशन, स्कीमा, स्टीरियोटाइप्स या फिर एक और टॉपिक है प्रो सोशल बिहेवियर। ओके, सो इनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला पार्ट जो था इसका, फर्स्ट पार्ट में हमने एटीट्यूड को डिस्कस किया था, सेकंड पार्ट में हमने प्रिजुडिस को डिस्कस किया था। सो आज जो है हम सोशल कॉग्निशन, स्कीमास और स्टीरियोटाइप्स को डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक सोशल कॉग्निशन। तो देखिए, कॉग्निशन वर्ड सुन के क्या ध्यान आता है हमेशा, संज्ञान सुन के ना, मतलब दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, जो प्रोसेस दिमाग में चल रहे हैं, राइट। तो वही है, कॉग्निशन का मतलब है वो सारे के सारे मेंटल प्रोसेसेस जो कि डील करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से रिलेटेड, कि क्या इंफॉर्मेशन दिमाग में आई, कैसे हमने उसको प्रोसेस किया। अगर वो इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस हो रही है, जिस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम कॉग्निशन बोल रहे हैं, तो वो जो प्रोसेसेस हैं अगर हम सोच रहे हैं उस टाइम पे सोशल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, मान लो सोशल रिलेशनशिप से रिलेटेड, या उनको इंफॉर्मेशन हमें किसी के बारे में पता चली, हम उसको एनालाइज करने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, सो वो क्या हो जाएगा जी, सोशल कॉग्निशन। बेसिकली जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो कि डील कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को गैदर करना, प्रोसेस करना रिलेटेड टू सोशल सब्जेक्ट। तो जब वो सोशल सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो सोशल कॉग्निशन हो जाएगा। ओके, ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हम कर रहे हैं किससे रिलेटेड, सोशल ऑब्जेक्ट। सोशल ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल आ गए, ग्रुप्स आ गए, लोग आ गए, रिलेशनशिप्स आ गए, सोशल इश्यूज आ गए, ठीक है, क्या चल रहा है दुनिया, देश दुनिया में, वो सारी चीजें आ गई। सो ये डिफर करती हैं नॉर्मल, मतलब जो होते हैं ना प्रोसेसिंग, हम फिजिकल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोसेसिंग करते हैं और एक हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड। सो दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि पीपल एज अ सोशल सब्जेक्ट मे देमसेल्फ चेंज। अब मान लो मैं एक तो बेड को डिस्कस कर रही हूँ, यानी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, कि कैसा होना चाहिए, कैसा जो है इसका लुक होना चाहिए, कितने इसमें पैसे लगेंगे। एक तो मैं एक ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रही हूँ या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रही हूँ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। एक मैं प्रोसेस कर रही हूँ इंफॉर्मेशन को किसी पर्सन से रिलेटेड, कि अच्छा ठीक है शादी होने वाली है किसी की, यार पता नहीं कैसा होगा, क्या क्या उसकी आदतें होंगी, अब एक बारी में थोड़ी ना कोई सच बताता है। वो चीज क्या है, आप किसी रिलेशनशिप, किसी पीपल के, किसी इंसान के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में चीजें प्रोसेस कर रहे हैं, जो जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उस बेसिस पे, और एक आप डिस्कस कर रहे हैं खुद से ही दिमाग में जो चीजें फिजिकल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। तो दोनों चीजें अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि सोशल ऑब्जेक्ट जो है, जैसे लोग हैं, वो चेंज हो सकते हैं अपने आप में, उनका प्रोसेस भी चेंज हो सकता है, राइट। लेकिन बेड तो बेड रहेगा ना, उस फिजिकल ऑब्जेक्ट के चेंज होने के चांसेस कम होंगे। एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे एक टीचर हैं जो कि ऑब्जर्व कर रहे हैं एक स्टूडेंट को, ठीक है, सो वो अपने हिसाब से एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उनके बेसिस पे जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की है। उसी स्टूडेंट की मदर जो है वो भी उसको ऑब्जर्व करके किसी सिचुएशन में कंक्लूजन निकाल रही है। दोनों के कंक्लूजन अलग अलग हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि जो सोशल ऑब्जेक्ट, अब यहाँ सोशल ऑब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के बारे में सोचा जा रहा है ना, ऑब्जर्व किया जा रहा है ना। सो टीचर जब उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो वो अलग बिहेव कर रहा है, मदर जब ऑब्जर्व कर रही है तो वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। जो मैंने अभी आपको शादी वाला एग्जांपल बताया, कि मान लो आप जो है, मतलब बीइंग अ गर्ल, आपके पापा जब आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं तब आप अलग तरीके से बिहेव करेंगे, लेकिन अगर कोई लड़का आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो आप अलग तरीके से बिहेव करेंगे। सेम अप्लाइज टू गाइज ऑल्सो, कि अगर कोई लड़का है तो अगर उसको लड़कियों की अटेंशन मिल रही है, लड़की उसकी तरफ देख रही है, तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। लेकिन अगर सेम टाइम पे उसकी मदर या घर पे कोई उसको देख रहा है तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। सो वो सिचुएशन यहाँ पे क्या है कि सोशल कॉग्निशन के दौरान सोशल सब्जेक्ट जो है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है तो सोशल सब्जेक्ट अलग अलग बिहेव कर सकता है। ओके, ये डिपेंड होते हुए कि उसको देख कौन रहा है, ठीक है। सोशल कॉग्निशन जो है वो इज गाइडेड बाय मेंटल यूनिट्स, जिनको हम स्कीमास बोलते हैं, क्योंकि जो प्रोसेसिंग आपके दिमाग में चल रही है वो आपके स्कीमास भी, तो वो एक स्ट्रक्चर बन गया ना दिमाग में, जो पियाजे ने स्कीमास की बात की थी वही स्कीमास हैं ये।
स्कीमा और स्टीरियोटाइप की अगर बात करें तो स्कीमा क्या होगा, एक मेंटल स्ट्रक्चर होगा जो कि आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवा देता है। जैसे हम बोलते हैं कि अच्छा स्कूल से घर जाना है तो दिमाग में एक रास्ता सा छपा होता है ना, सो वो फ्रेमवर्क है आपका, उसको हम स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, अब सोशल लेवल पे चीजें आप कर रहे हैं डिस्कस, तो सोशल स्कीमास भी होंगे। ओके, तो जितने भी मोस्ट ऑफ द स्कीमास जो हैं वो एक क्लास या कैटेगरी की फॉर्म में होते हैं, और जब कोई भी स्कीमा एक कैटेगरी की फॉर्म में हो तो उसको हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। ठीक है, विच आर द एंटायर सेट ऑफ फीचर्स एंड क्वालिटीज दैट हेल्प अस टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट कंप्लीटली। और जो भी स्कीमा हमारे दिमाग में या जो पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड स्कीमा हमारे दिमाग में बना हुआ होगा वो काफी हद तक चीजें डिसाइड करेगा कि हम किसी इंसान को, किसी की क्वालिटीज को या किसी सब ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, कैसे परसीव करते हैं। ओके, सोशल कोग्निशन की बात करें तो जो कैटेगरी बेस्ड स्कीमास होते हैं वो जो ग्रुप से रिलेटेड हैं, कि मान लो आपने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड दिमाग में कोई स्कीमा बना लिया, सोशल कोग्निशन हो गया, तो वो क्या होगा जी, स्टीरियोटाइप हो जाएगा। ठीक है, अब हम किसी इंसान को जब जानने की कोशिश करते हैं तो ब्रॉडली हम दो तरीके से उसको अच्छे से जान सकते हैं। जो प्रोसेस है, पहला है इंप्रेशन फॉर्मेशन और दूसरा है एट्रीब्यूशन। जब मैं बोल रही हूँ इंप्रेशन फॉर्मेशन, यानी कि आप मान लो किसी इंसान को देख रहे हैं और आप उसके बारे में कोई ना कोई उसका इंप्रेशन तो आपके दिमाग में आया होगा ना कि अरे बढ़िया पर्सनैलिटी है, या फिर अरे देख कैसे कपड़े पहने हैं। तो वो जो इंप्रेशन आपके दिमाग में आया है, तो वो जिसका इंप्रेशन है वो तो टारगेट हो गया, और आप जो इंप्रेशन आपके दिमाग में बन रहा है, जिसके दिमाग में इंप्रेशन बन रहा है वो इंसान होगा परसीवर। यानी जो परसीव कर रहा है किसी दूसरे को देख के उसके इंप्रेशन को, वो परसीवर हो गया, और जिसके बारे में वो इंप्रेशन, वो छवि बन रही है वो टारगेट हो गया। ओके, तो परसीवर जो है, यानी मान लो मैं शाहरुख खान को देख के कोई चीज सोचती हूँ, मैंने एक नोशन बना लिया, कुछ सोचा, क्या इंप्रेशन है कि अच्छा मैंने सोचा कि चलो बढ़िया है ये तो, मतलब ऐसे बाहें खोल के और वो हीरो, रोमांटिक हीरो वाली स्टाइल। ठीक है, सो वो मैं परसीव कर रही हूँ ना, तो मैं परसीवर हुई, मैं अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करूंगी। तो जो जो इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी, जो जो क्वालिटीज मुझे उसकी पता चलेंगी, सो वो सारी, मतलब शाहरुख खान यहाँ पे हो गया टारगेट और मैं हो गई परसीवर, और मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रही हूँ। ठीक है, सो ये क्या हुआ, इंप्रेशन फॉर्मेशन, कि उसका इंप्रेशन मेरे पे कैसा पड़ा, क्या मैं सोच रही हूँ। अब वो इंप्रेशन क्यों पड़ा, ठीक है, तो वो क्यों, मतलब जब हम कारण के पीछे पड़ जाते हैं ना, जब हम कारण जानने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले इंसान ने ऐसे बिहेव किया तो वो क्यों किया, तो वो क्यों जब जानेंगे तो उसको हम बोलेंगे जी एट्रीब्यूशन। यानी एट्रीब्यूशन के अंदर हम एक स्टेप फर्दर जाते हैं और उसमें कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑफन जो परसीवर्स हैं मे फॉर्म ओनली एन इंप्रेशन अबाउट द टारगेट, बट अगर सिचुएशन की जरूरत पड़ी तो वो एट्रीब्यूशन के बारे में भी सोचेंगे। बट यूजुअली ऐसा होता है कि हम देख के सिर्फ एक इंप्रेशन अपने दिमाग में अगले इंसान के बारे में बना लेते हैं, हम कारण जानने की कोशिश नहीं करते। ओके, सो जो इंप्रेशन फॉर्मेशन और एट्रीब्यूशन है, दोनों के दोनों कुछ एक चीजों से तो फर्क पड़ेगा ना, इन्फ्लुएंस तो होंगे। यानी आपका इंप्रेशन, अगले इंसान का इंप्रेशन आप पे कैसा पड़ रहा है, इसमें भी तो फैक्टर्स बहुत सारे हो जाएंगे ना। सो सबसे पहला है नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपके पास किस तरीके की और कितनी इंफॉर्मेशन सामने वाले से रिलेटेड अवेलेबल है। कई बार होता है ना कि आप तो उसको जानते ही नहीं, आपने तो कभी टाइम स्पेंड ही नहीं किया उसके साथ। ठीक है, तो जब आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं अगला इंसान कैसा है, तो आप इंप्रेशन कैसे बनाएंगे, राइट। सोशल स्कीमास इन द परसीवर, तो हो सकता है कि बीइंग अ परसीवर, मान लो मैं ऑब्जर्व कर रही हूं, सो मैं पर्टिकुलरली रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके या किसी भी चीज को लेके मेरे दिमाग में ऑलरेडी कुछ स्टीरियोटाइप बना हुआ है, या जेंडर को लेके, और वो स्टीरियोटाइप के बेसिस पे भी तो इंप्रेशन पड़ सकता है ना। मतलब स्टीरियोटाइप तो मेरे अंदर, मेरे दिमाग में बना हुआ है कि लड़कियां जो है वो बाहर खेल कूद नहीं करती या अंदर ही बैठी रहनी चाहिए, सो वो दिमाग में मेरे बना हुआ है। तो अगर मैं किसी ऐसी लड़की को देखूंगी जो आगे फ्रीली बाहर घूम रही है, काम कर रही है अपना, या काम पे जा रही है, या ठीक है, या उसके अलग अलग रिलेशनशिप्स हैं, तो वो सारी चीजें, वो मेरे दिमाग में उसका इंप्रेशन क्या जाएगा, गलत जाएगा, कि मतलब सही नहीं है। क्यों जाएगा, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप मैंने अपने दिमाग में बना रखा था। तो वो जो सोशल स्कीमा मेरे दिमाग में बने हुए हैं या स्टीरियोटाइप बने हुए हैं, उससे भी फर्क पड़ेगा कि सामने वाले का इंप्रेशन मेरे ऊपर कैसा जाता है।
ओके, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीवर। अब मेरी पर्सनैलिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? कई बार बोलते हैं ना कि आप जैसे हो आपको दूसरे भी वैसे ही दिखाई देते हैं। अगर आप पॉजिटिव हो तो आप दूसरों को भी पॉजिटिव ही समझोगे, एटलीस्ट इंप्रेशन तो आपको पॉजिटिव ही आएगा कि यार बढ़िया है, सही है, ठीक है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वालिटी देखने की कोशिश करोगे। तो वो पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक पे भी डिपेंड करता है। प्लस सिचुएशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, आप किस सिचुएशन में किससे मिल रहे हैं, कैसे, मान लो आप जो है ऐसी सिचुएशन में मिल रहे हैं कि सामने वाले ने आपकी जो है हेल्प कर दी, तो आपका उसका इंप्रेशन आपके ऊपर अच्छा जाएगा, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि ऐसा तो नहीं था। तो वो सिचुएशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ओके, इंप्रेशन कैसे बनेगा? सबसे पहले तो हर एक इंसान के बारे में हमें पहली बात तो सब कुछ पता नहीं होता, ठीक है, तो वो जो इंफॉर्मेशन हमें पता है जितनी भी, ठीक है, तो हम उसी के बेसिस पे तो डिस्कस कर सकते हैं ना चीजें, या उसी के बेसिस पे तो इंप्रेशन बन सकता है ना। तो पहले हमें देखना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमें कंसीडर करनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन टारगेट पर्सन से रिलेटेड छोड़ देनी है। फिर जो इंफॉर्मेशन हमने कंसीडर की है उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि किस तरीके का इंसान जो है वो है, जो टारगेट हमारा है, ठीक है। अब अगले इंसान का इंप्रेशन, अगले इंसान की छवि आपके ऊपर कैसी पड़ती है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे एक होता है प्राइमेसी इफेक्ट, कई बार होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि ऐसा माना गया कि ऑर्डर या सीक्वेंस अगर हम देखें तो सबसे पहली बार जो चीज आपको उसके इंसान के बारे में पता चलेगी तो वो ज्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहेगी। ओके, सो जो पहली चीज का इंप्रेशन लंबे टाइम तक रहे तो वो प्राइमेसी इफेक्ट, यानी जो पहले आया, जो पहले क्वालिटी आपको पता चली, उसी का इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टाइम तक रहा। अब कई बार ये भी होता है कि मान लो मैंने आपको एक इंसान की कैरेक्टरिस्टिक बताई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो 10th पे, क्योंकि वो 10th लास्ट में बताई है तो वो ज्यादा जल्द, मतलब उस टाइम पे रिटेंशन आपकी है उस कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है। सो जो लास्ट में इंफॉर्मेशन आपको मिली है उस इंफॉर्मेशन के उसका इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा रहेगा, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप जो है अगले इंसान की छवि बना रहे हैं अपने दिमाग में या जजमेंट दे रहे हैं, ठीक है। सो वो रिसेंसी इफेक्ट होगा, यानी अगर पहले वाली इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इंप्रेशन बन रहा है सो प्राइमेसी इफेक्ट, अगर बाद वाली इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बन रहा है तो रिसेंसी इफेक्ट। एक होता है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट में हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव क्वालिटी या एक नेगेटिव क्वालिटी को दूसरी से कनेक्ट करके देखते हैं। इट्स लाइक हम बताया गया कि एक इंसान बहुत टाइडी है और पंक्चुअल है, तो यानी कि उसके पास टाइम नहीं होगा मे बी, तभी वो हार्डवर्किंग भी हो सकता है, राइट। सो हमने हार्डवर्किंग वाली क्वालिटी खुद से अज्यूम कर ली उस कैरेक्टर, उसके बाकी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए। सो ये क्या हो गया जी, हेलो इफेक्ट, यानी कि एक सेट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज जो हैं उससे हम मतलब वो एसोसिएटेड मानी गई है कि अगर पंक्चुअल इंसान है तो हार्डवर्किंग भी तो होगा ना। सो ये दोनों चीजें एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है। सो उससे भी इंप्रेशन फॉर्मेशन में हेल्प मिलेगी, ये हेलो इफेक्ट है। देन है जी, जो अब इंप्रेशन बन गया किसी इंसान का, हम एक प्रोसेस ऑफ असाइनिंग कॉजेज पे जाते हैं, यानी कि अब हम कारण के ऊपर चले गए, एट्रीब्यूशन पे आ गए अब हम। तो एट्रीब्यूशन जो है वो भी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस रहेगा जिसमें हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं, हम कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब कारण इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। जैसे मान लो आपने देखा कि एक पर्सन है ए, उन्होंने पर्सन बी को थप्पड़ मार दिया, हिट कर दिया, ओके। अब ऑब्जर्वर जो है वो ये भी कंक्लूजन निकाल सकता है कि ए ने बी को हिट किया क्योंकि ए जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड है और हॉट टेम्पर्ड है, मतलब एकदम से गुस्सा आ जाता है उसको। तो ये क्या हुई, उसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, उसका हमने इंटरनल कॉज ढूंढा कि हो सकता है इसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो और इसको जल्दी गुस्सा आ जाता हो, ओके। दूसरा ये है कि ये भी तो हो सकता है ना, बी ने गलत तरीके से बिहेव किया हो ए के साथ, तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल, यानी ए के कैरेक्टरिस्टिक को हम देखना चाह रहे हैं। तो अगर ए की अंदर की कैरेक्टरिस्टिक हम देख रहे हैं तो वो इंटरनल एट्रीब्यूशन हो गया, इंटरनल कॉज हो गया। और अगर ए की गलती नहीं है, हम सिर्फ बी की गलती निकाल रहे हैं कि उसने कुछ गलत बिहेव किया होगा, तो वो एक्सटर्नल और सिचुएशनल कारण जो है वो निकल के सामने आता है, ठीक है। तो जब आप कारण असाइन कर रहे होते हैं, कॉज असाइन कर रहे होते हैं, तो इंटरनल भी हो सकता है वो कॉज और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इसी के साथ साथ बहुत से जब हम एट्रीब्यूशंस करते हैं ना सक्सेस या फेलियर के लिए, यानी कोई इंसान सक्सेसफुल हुआ उसके एट्रीब्यूशन जानने, कारण जानने की कोशिश की, या कोई फेल हुआ उसके कारण जानने की कोशिश की। सो इसको बर्नार्ड विनर ने एक क्लासिफिकेशन जो है वो बनाई। ये है इनकी क्लासिफिकेशन कारणों की, एक इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर और
अनस्टेबल फैक्टर। तो स्टेबल फैक्टर जो आपके हाथ में नहीं है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। अनस्टेबल फैक्टर जिनको आप चेंज कर सकते हो। ओके, इंटरनल फैक्टर जो आपके इंसान के अंदर है और एक्सटर्नल जो इंसान के बाहर के हैं। ठीक है, तो देखिए एबिलिटी, तो एबिलिटी क्या है, स्टेबल और इंटरनल फैक्टर है, यानी कि इंसान के अंदर होगी ना एबिलिटी, कोई भी चीज करने की कैपेबिलिटी उसमें है कि नहीं है। ओके, और वो स्टेबल है। लेकिन और ऐसे ही फेट हो गया, फेट एक्सटर्नल है, बट जो वो भविष्य या किस्मत, भविष्य नहीं किस्मत हम जिसको बोल देते हैं, सो वो क्या है जी, वो भी स्टेबल फैक्टर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जिसको आप चेंज नहीं कर सकते वो स्टेबल और ये एक्सटर्नल हो गया। ओके, अनस्टेबल फैक्टर में आ गया एफर्ट और हार्डवर्क, जो आप चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके, और क्योंकि आप कर रहे हैं वो चीज तो वो इंटरनल होगी। अब टास्क की कैरेक्टरिस्टिक, टास्क तो बाहर का है, मतलब आपसे तो बाहर ही हो गया ना टास्क, जो आप परफॉर्म करके देख रहे हैं वो डिफिकल्ट भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, यानी ऐसा तो नहीं है कि वो सेम रहेगा। तो अनस्टेबल हुआ और एक्सटर्नल हो गया। अब इससे ये देखा गया कि जब हम एट्रीब्यूशंस बनाते हैं, सो ओवरऑल एक टेंडेंसी है कि हम ज्यादा वेटेज इंटरनल फैक्टर्स को देते हैं। ये जो इंटरनल फैक्टर्स हैं इनको ज्यादा वेटेज देते हैं हम यूजुअली, कि आपकी कैपेबिलिटी है या नहीं। हम बोलते हैं ना हार्डवर्क करिए, फेट की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप जो है चीजें प्लेस में आ जाएंगी, कि आप जो है सिर्फ मेहनत करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए वाली सिचुएशन। तो जो इंटरनल या जिसको डिस्पोजिशनल फैक्टर बोलते हैं, या दूसरा क्या था एक्सटर्नल और सिचुएशनल फैक्टर। तो जब हमसे पूछा जाए तो हम इंटरनल से ज्यादा, मतलब एक्सटर्नल से ज्यादा इंटरनल को प्रेफरेंस देंगे। ओके, ऐसा देखा गया है कारण ढूंढते टाइम, और इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, बिकॉज इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो फिर 50-50 रोल होना चाहिए हर चीज का। ठीक है, सो ये जो टेंडेंसी है कुछ एक कल्चर में ज्यादा होती है, कुछ एक में कम होती है। जैसे जो इंडियंस हैं वो टेंड टू मेक मोर एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस, यानी कि इंडियंस जो है वो फेट पे या फिर टास्क की कैरेक्टरिस्टिक पे ज्यादा जोर डालेंगे। अगर आप फेल हो गए मान लो, तो आप ये बोलेंगे कि किस्मत ही खराब थी। ठीक है, एज कंपैरिजन टू अमेरिकन्स का क्या है कि वो बोलेंगे शायद मैंने ही हार्डवर्क कम किया होगा। ओके, सो ये एक एग्जाम्पल है, रिसर्च ने ऐसा दिखाया है कि इंडियंस जो हैं वो ज्यादा एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस करते हैं देन अमेरिकन्स। देन आता है जी फर्दर, एक डिफरेंस होता है जो एट्रीब्यूशन हम बनाते हैं कई बार, कि हम एट्रीब्यूशन मतलब जो रीजन है, कॉज है, वो सक्सेस के लिए ढूंढ रहे हैं या फेलियर के लिए। अगर सक्सेस के लिए कारण देखते हैं, मान लो कोई सक्सेसफुल हो गया इंसान, तो हम बोलते हैं मेहनत की होगी इसने, इसका हार्डवर्क है। ओके, और जब कोई इंसान फेल होता है तो वो या तो बोलेगा कि एग्जाम डिफिकल्ट था, ठीक है, या फिर बोलेगा ये टास्क था, ये डिफिकल्ट था, या फिर किस्मत ही खराब थी। तो ये क्या है जी, एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो जब फेल होते हैं आप, तो आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को कारण बनाते हैं, और जब आप पास होते हैं या सक्सेसफुल हो जाते हैं, तब आप इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर जोर डालते हैं। ओके, फर्दर है जी एक डिस्टिंक्शन जो है वो भी पाया गया, किसमें, एट्रीब्यूशंस दैट अ पर्सन मेक्स फॉर हिज और हर ओन पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, या फिर दूसरे इंसान के लिए। मतलब आप खुद के लिए कर रहे हैं, एक तो एक्टर रोल, मतलब आप खुद के बारे में चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं, कारण देने की कोशिश कर रहे हैं, और एक आप दूसरे के पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्टर और ऑब्जर्वर का इफेक्ट। फर्दर अगर देखिए तो एक चीज देखने को मिलेगी आपको इस चैप्टर में, बिहेवियर इन प्रेजेंस ऑफ अदर, कि जब दूसरा इंसान प्रेजेंट होता है तो हमारा बिहेवियर अलग होता है एज कंपैरिजन टू जब आप अकेले होते हो। ठीक है, तो वही एक चीज, इसी में एक फिनोमिना आता है सोशल फैसिलिटेशन। यही फिनोमिना 7th चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट रहेगा, सो बेटर है आप यहीं पे समझ लीजिए अच्छे से। सोशल फैसिलिटेशन यानी कि किसी की प्रेजेंस की वजह से ही परफॉर्मेंस जो है वो एनहेंस हो जाना या चेंज हो जाना, उसका इफेक्ट होना परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कैसे होगा, ये किसने दिया पहले देख लीजिए। 1997 में नॉर्मन ट्रिपलेट ने बोली ये चीज ऑब्जर्व की कि इंडिविजुअल्स जो है वो बेटर परफॉर्म करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स। यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मान लो आपने डांस करना है, एक तो आप अकेले डांस कर रहे हैं और एक आप किसी के सामने परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो जब आप परफॉर्मेंस देंगे तब आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वहां पे एक चांस होता है, आप सोच रहे होते हैं कि आप जो है इवेल्युएट किया जा रहा है आपको, यानी कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो आके बोलेगा ना कि अच्छा किया, खराब किया, वो सिचुएशन। ओके,
तो बेटर परफॉर्म क्यों करते हैं? क्योंकि एक अराउजल होता है इंसान के अंदर जब वो दूसरों की प्रेजेंस में परफॉर्म करता है और वो इंटेंस तरीके से उस चीज के लिए रिएक्ट करता है। ये किसने दिया रीजनिंग? ये ज़ेजोंग ने रीजनिंग दी। इसके साथ साथ कॉटरेल ने एक रीजनिंग दी कि अराउजल इसलिए होता है क्योंकि इंसान जो है वो फील करता है कि उसको इवेल्युएट किया जा रहा है। तो इसको इवेल्युएटिव या इवेल्युएशन एप्रीहेंशन बोला उन्होंने। क्यों बोला? क्योंकि अगर मान लो आपका एक बच्चा है जो एक तो अकेले में डांस कर रहा है, एक वो सबके सामने डांस कर रहा है, तो उसको ये भी तो रहेगा ना कि सब लोग देख रहे हैं। अगर अच्छा हुआ तो वो रिवॉर्ड देंगे, तारीफ करेंगे, लेकिन अगर खराब हुआ तो पनिशमेंट मिलेगी। सो वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाला चक्कर आ जाएगा कि अगर आपको इवेल्युएट किया जा रहा है तो ये इवेल्युएशन एप्रीहेंशन एक कारण बताएगा। तो ये दो अलग अलग लोगों ने दो अलग अलग कारण बताए किस चीज के, जो यहाँ पे हमने पढ़ा कि दूसरे की प्रेजेंस में अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आता है। ओके, फर्दर अगर बात करें तो टास्क, नेचर ऑफ द टास्क पे भी डिपेंड करेगा कि कौन सा इंसान कैसे बिहेव करता है। डिफिकल्ट टास्क है तो हो सकता है कि आप जो है परफॉर्मेंस किसी दूसरे की प्रेजेंस में और वर्स्ट हो जाए, या अगर इजी टास्क है तो दूसरे की प्रेजेंस अगर सामने कोई खड़ा भी है तो भी आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली कर जाएंगे उसको। तो टास्क कैसा है इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं। दूसरा, किसी की प्रेजेंस, अगर आप ये देखें कि दो लोग साथ में परफॉर्म कर रहे हैं, को एक्शन में हैं, तो कंपैरिजन और कंपटीशन ज्यादा आ जाता है एज कंपैरिजन टू जब वो अलग अलग परफॉर्म करें। सो ओवरऑल हमें ये समझ आया कि जो दूसरे की प्रेजेंस की अगर बात करें तो टास्क की परफॉर्मेंस जो है वो फैसिलिटेट भी हो सकती है, इंप्रूव भी हो सकती है, या फिर और भी वर्स्ट हो सकती है। मान लो टास्क डिफिकल्ट है, आप पहले से घबराए हुए हैं और लोगों को देख के और ज्यादा घबरा गए और ज्यादा गड़बड़ हो गई, ठीक है। सो और वर्स्ट भी हो सकती है सिचुएशन दूसरे की प्रेजेंस की वजह से, जो बिहेवियर है आपका वो, और बहुत अच्छा भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, इसके साथ साथ एक और फिनोमेना, ये तो हमने सोशल फैसिलिटेशन का फिनोमेना पढ़ा कि दूसरे की प्रेजेंस में कैसे बिहेव करेंगे। एक सोशल लोफिंग का भी है। तो सोशल लोफिंग ये हम वैसे तो 7th चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, बट अगर एक एग्जांपल में देके बताऊं तो ये क्या है? डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी मान लो आप सड़क पे कहीं जा रहे हैं और एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया। ओके, अब एक तो ऑप्शन है कि आप अकेले हैं वहां पे, ठीक है, तो आप अपनी गाड़ी में उसको ले गए। ओके, एक ऑप्शन है कि वहां पे ऑलरेडी भीड़ इकट्ठी हो रखी है, ठीक है। तो ये देखा गया है कि जब भीड़ इकट्ठी हो रखी है सो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये सोचते हैं कि वो इंसान कर देगा, मैं क्यों करूं, कोई और कर देगा हेल्प इसकी। बट अगर आप अकेले हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ऐसा देखा गया है। तो ये जो फिनोमिना हुआ ना, जहां पे डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिली कि जब ज्यादा, मतलब जो खड़े होके देखने वाले लोग अगर ज्यादा हैं तो सोशल लोफिंग देखने को मिलेगी। मतलब किस बेसिस पे? कि वो अपने आप को ही ना कोई तो हेल्प कर ही देगा, ठीक है। इसी के साथ एक और टॉपिक आता है जी, प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल, प्रो तो हम बोलते हैं ना कि कोई इंसान बहुत अच्छा है उस चीज में, एडवांस, कि यार तू तो बड़ा प्रो है इस गेम में, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो प्रो का मतलब है कि एक्टिव होना, ठीक है। सो एक्टिव मतलब प्रो सोशल बिहेवियर में हम ये लगा सकते हैं कि मान लो आप सामने से जाके किसी की हेल्प करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से सबसे बात करते हैं, सो वो क्या है? प्रो सोशल बिहेवियर होगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी प्रो सोशल बिहेवियर की? एक तो ये अच्छा करना चाहेगा, मतलब किसी इंसान को फायदा हो, किसी दूसरे इंसान का भला हो, ठीक है। हम किसी के साथ भी जब भला करेंगे तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन करेंगे। यानी मान लो मैं साइड चलते हुए किसी इंसान की मदद अगर कर रही हूं तो अगर मेरा प्रो सोशल बिहेवियर हो गया, दूसरी चीज मैं उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि ये भी मेरी हेल्प करे। ओके, और आपको विलिंगली करना है, ऐसा नहीं है कि कोई आपको कह रहा है तब आप किसी की हेल्प करें या किसी तरह के प्रेशर में आके आप हेल्प करें, वो नहीं होना चाहिए। विलिंगली होनी चाहिए चीजें। ओके, इन्वॉल्व सम डिफिकल्टी और कॉस्ट टू द पर्सन गिविंग हेल्प। तो कुछ ना कुछ डिफिकल्टी या कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है वो लगेगी सामने वाले की हेल्प करने में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेंगी। अब ये जो बिहेवियर है आपका प्रो सोशल, जहां पे आप सबकी हेल्प कर रहे हैं, सो वो किन किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होगा? तो एक तो ये इनबोर्न टेंडेंसी होती है जी यूजुअली, ठीक है, की आप हेल्प करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं दूसरे की। सो एक तो अंदर से ही आपके आए इनबोर्न टेंडेंसी। दूसरा रहेगा लर्निंग से, कि आपको सिखाया गया है बचपन से, पेरेंट्स ने सिखाया है कि बेटा सबकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, तो आपका प्रो सोशल बिहेवियर होगा क्योंकि वो चीज आपको सिखाई गई है। दूसरा कल्चरल फैक्टर्स जो है वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि मान लो आपको सिखाया नहीं गया बट आपने देखा है कि आपके पेरेंट्स जो है वो यूजुअली सबकी हेल्प करते हैं, तो वो, या आपके कल्चर में पर्टिकुलरली आपके आसपास जो भी चीजें हैं, जो कम्युनिटी वो हेल्प करती हुई दिखाई देती है, सो वो कल्चरल फैक्टर्स हो सकती हैं,
ठीक है। फर्दर कुछ एक नॉर्म्स जो है वो यहाँ पे रहेंगे जो कि किससे रिलेटेड है, प्रो सोशल बिहेवियर से रिलेटेड है। पहला है नॉर्म ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इसमें क्या आ जाएगा कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए हु नीड्स हेल्प, जिनको जरूरत है, ठीक है। तो जिनको जरूरत है उनकी हेल्प कीजिए, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे लीजिए विदाउट कंसीडरिंग एनी अदर फैक्टर। ओके। दूसरा है नॉर्म ऑफ रेसिप्रोसिटी, यानी कि आप सिर्फ उनकी हेल्प कीजिए जो जिन्होंने पास्ट में आपकी हेल्प की है, ठीक है। आपकी हेल्प की है तो आपने भी कर दी, तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकेट कर दिया आपने, चीजें अदला बदला हो गया, ठीक है। देन है नॉर्म ऑफ इक्विटी। सो इसमें हमें हेल्प करनी है, इक्विटी मतलब फेयर के लिए, कि सही चीज हो रही है या नहीं, तो सही के लिए। इट्स लाइक आपको हेल्प करनी है, आप एक फ्लड में मतलब बाढ़ आई और एक इंसान का सब कुछ खो गया, ठीक है, सब कुछ खराब हो गया, बर्बाद हो गया, तो उसकी हेल्प करना आप ज्यादा पसंद करेंगे रादर देन जो इंसान जुए में सब कुछ हार गया। सिचुएशन तो दोनों के पास सेम है कि किसी के पास कुछ भी नहीं है, बट आप हेल्प दोनों में से किसकी करेंगे, इक्विटी, फेयर, जो चीज सही है उसके साथ खड़े होंगे। ओके। प्रो सोशल बिहेवियर जो है अफेक्टेड बाय द एक्सपेक्टेड रिएक्शन, कि सामने वाला इंसान कैसे रिएक्ट करेगा अगर आप हेल्प करें। मान लो आप राह चलते हुए किसी की हेल्प करेंगे तो आप ये भी तो सोच सकते हैं कि हो सकता है ये इंसान को सिंपैथी नहीं चाहिए, इसको हेल्प नहीं चाहिए, वो अपने आप कर सकता है, हो सकता है उसको इंसल्टेड फील हो, ठीक है, या फिर वो डिपेंडेंट बन जाए। सो वो भी एक सिचुएशन है जिसकी वजह से प्रो सोशल बिहेवियर जो है वो अफेक्ट हो सकता है। देन है प्रो सोशल बिहेवियर इज मोस्ट लाइकली टू बी शोन बाय इंडिविजुअल जिनमें हाई लेवल ऑफ एम्पैथी होता है। सो वो प्रो सोशल बिहेवियर दिखाते हैं क्योंकि वो सामने वाले की दिक्कत जो है उसको एम्पैथाइज कर पाते हैं, समझ पाते हैं, फील कर पाते हैं, ठीक है। जैसे बाबा साहेब आमटे और मदर टेरेसा का एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि उनको अच्छा लगता है दूसरे की हेल्प करके, ठीक है। देन प्रो सोशल बिहेवियर जो है रिड्यूस हो सकता है बैड मूड से, या आप बिजी हैं खुद की प्रॉब्लम्स के साथ, या आप फील कर रहे हैं कि द पर्सन टू बी हेल्प इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर सिचुएशन। सो यहां से आपका प्रो सोशल बिहेवियर अफेक्ट हो सकता है कि मान लो आपसे कोई पैसे मांगने आ गया, या जैसे रास्ते पे चलते हैं तब कई बार भीख मांगने वाले खड़े होते हैं, तो वहां पे बहुत सारे लोगों की ये टेंडेंसी हो सकती है कि ये खुद अपनी सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है, ये उठना ही नहीं चाह रहे इस सिचुएशन से। या फिर हो सकता है आप वैसे तो हेल्प कर देते हो उन लोगों की, बट आज आपका मूड खराब है, आप अपनी दिक्कतों में खोए हुए हैं, तो आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो प्रो सोशल बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक और भी रिड्यूस हो सकता है कि बाय नंबर ऑफ बाय स्टैंडर्ड्स जब ज्यादा है एक से, ठीक है, यानी डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप अकेले जा रहे हैं और सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप हेल्प कर देंगे उसकी, लेकिन अगर वहां ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, खड़े होकर देखने वाले लोग बहुत हैं, तो आप सोचेंगे कोई ना कोई तो कर ही देगा, ठीक है। सो ऐसा देखा गया है कि अगर एक बाय स्टैंडर्ड हो, अगर एक ही इंसान हो, तो वो ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पीड़ित की हेल्प कर देते हैं, करना पसंद करते हैं, रादर देन जब भीड़ खड़ी हो तो उस टाइम पे हेल्प उसको नहीं मिल पाती। ओके। सो ये सारी की सारी चीजें होगी जी, सोशल कोग्निशन, पूरा का पूरा प्रोसेस, सारी चीजें हमने पढ़ ली, प्रो सोशल बिहेवियर, स्टीरियोटाइप, स्कीमा सब डिस्कस कर लिया है। 6 चैप्टर जो है वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बी कंसिस्टेंट इन स्टडीज, बिकॉज एग्जाम कभी भी आए आप रेडी होने चाहिए एग्जाम के लिए। ओके। सो 100 से ज्यादा वीडियोस हो रखी हैं, एक बार देखिए उनको, DSSB से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। ओके। सो थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your studies.